आपको यहाँ से नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी वेबसाइट या ऐप पर जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट या ऐप का लिंक नहीं मालूम तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 98 024 046 12 इस पर हाय हेलो कुछ भी लिख करके भेज दीजिए। आपके पास लिंक आ जाएगा। उसी लिंक से जो है आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या अपने फ़ोन में मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इन नोट्स को पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। अब देखिए कि ये जो चैप्टर है हमारा कार्य तथा ऊर्जा, जो नई एनसीईआरटी बुक है उसमें 10वां चैप्टर है और पुरानी एनसीईआरटी बुक में 11वां चैप्टर है और दोनों ही बुक्स में जो है कंटेंट सेम है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ चैप्टर नंबर का फ़र्क है। तो देखिए कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ये समझ लिया था कि ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में भी हमने डिटेल से समझा। और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा की दो मुख्य टाइप्स हमारे सिलेबस में हैं, वो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया था। हमने ये देखा कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है, गतिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है 1/2 mv² होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का वेग होता है। और स्थितिज ऊर्जा स्पेशली हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को ही कंसिडर करते हैं 9th क्लास में, कि यदि कोई वस्तु जो है भूमि से या किसी भी तल से जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उससे h ऊंचाई पर है और उस वस्तु का द्रव्यमान m है, तो जो स्थितिज ऊर्जा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं उसका जो सूत्र बनता है वो mgh बनता है। m द्रव्यमान है वस्तु का, g गुरुत्वीय त्वरण है और g की जो वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है और h इस वस्तु की रेफरेंस बिंदु से या भूमि से हम ऊंचाई लेते हैं। ठीक, तो देखिए कि पिछले लेक्चर का अगर हमें इतना काम याद है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, तो हम इस लेक्चर को आसानी से समझ पाएंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझने से पहले जो है एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा ऊर्जा का रूपांतरण, इसे समझना ज़रूरी है। अब देखिए ऊर्जा का रूपांतरण समझने के बाद हम ये समझेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि एक वस्तु के मुक्त पतन में ऊर्जा संरक्षण का नियम किस प्रकार लगता है। मुक्त पतन का अर्थ होता है कि यदि कोई वस्तु जो है सिर्फ गुरुत्वीय बल के प्रभाव में सीधे नीचे गिर रही हो तो हम ये कहते हैं कि इस वस्तु का मुक्त पतन हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से ऊपर से गिरती हुई वस्तु के अंदर ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो किस तरह से लगता है, ये भी हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो ये लेक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका कोई भी पार्ट स्किप मत करें। अब आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है। अब रूपांतरण शब्द से ही स्पष्ट है कि रूप में बदलाव, रूपांतरण रूप में बदलाव। तो जैसे नाम स्पष्ट कर रहा है उसी तरह से ऊर्जा का रूपांतरण का अर्थ है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है और यही घटना क्या कहलाती है, ऊर्जा का रूपांतरण कहलाती है। या फिर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ऊर्जा के एक रूप से ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तन को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। अब आइए एक उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझाता हूँ कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस तरह से परिवर्तित होती है। तो एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ कि बिजली की मोटर आपने सभी ने देखी है। बिजली की मोटर, बिजली की मोटर को अगर आप
विद्युत ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं। यानी इसकी पलक आप जब मेंस में लगा देते हैं तो इसको क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा मिलती है। विद्युत ऊर्जा मिलने के बाद मोटर जो है वो घूमने लग जाती है। ठीक है, ठीक है। मोटर जब घूमती है तो हम ये कहते हैं कि देखिए इसकी गति में परिवर्तन हुआ है, यानी ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ठीक, गतिज ऊर्जा क्या है? एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि बिजली की मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक, और विद्युत मोटर की इसी यांत्रिक ऊर्जा को हम विभिन्न कामों में यूज करते हैं। जैसे जो हमारे मकान की छत है उस पर जो टंकी रखी होती है उसमें पानी चढ़ाने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं। या आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आए हुए हैं उनके अंदर भी क्या होती है? बिजली की मोटर ही होती है। ठीक है, वो क्या करती है कि एक बैटरी रखी होती है, उस बैटरी से विद्युत ऊर्जा लेती है और व्हीकल को या ज़्यादातर जो ई रिक्शा है, छोटी कारें हैं, उनको गतिज ऊर्जा प्रदान कर देती है। ठीक, तो इस तरह से बिजली की मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो ये तो एक उदाहरण हो गया। दूसरे उदाहरण में आपने पन बिजली घर का नाम सुना होगा। पन बिजली घर। पन बिजली घर में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये बांध होता है, बांध में काफ़ी सारा पानी ऊंचाई पर इकट्ठा होता है। ठीक है, और उसी बांध के पानी से जो है टरबाइन चलाए जाते हैं। क्या चलाए जाते हैं? टरबाइन चलाए जाते हैं। ठीक, और उससे विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। ठीक, तो बांध के पानी में जैसे हमने देखा था क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और पन बिजली घर में यही सब कुछ तो होता है। तो पन बिजली घर में क्या होता है कि बांध की स्थितिज ऊर्जा जो है किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसी तरह से तापीय बिजली घर में क्या होता है कि कोयले से जो है बिजली पैदा की जाती है। यानी यहाँ पर कोयले की जो रासायनिक ऊर्जा है, कोयले की रासायनिक ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक, कोयले की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? पौधे सूर्य का प्रकाश लेकर के अपना भोजन तैयार करते हैं। करते हैं ना? तो सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा होती है? सौर ऊर्जा होती है। ठीक, और जब भोजन बनता है तो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो पौधे क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह से जो है अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग जो ऊर्जा के रूप है उनको बदल देती हैं। जैसे बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, पन बिजली घर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और तापीय बिजली घर में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसी तरह से पौधे क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो देखिए कि जो बातें मैंने अभी आपको पढ़ाई है उसको बिल्कुल आसान भाषा में नोट्स में लिख दिया है। आपको यहाँ से नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी वेबसाइट या ऐप पर जा कर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट या ऐप का लिंक नहीं मालूम तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 98 024 046 12 इस पर हाय हेलो कुछ भी लिख करके भेज दीजिए, आपके पास लिंक आ जाएगा।
उसी लिंक से जो है आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या अपने फ़ोन में मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इन नोट्स को पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। इसे हम इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ये नियम ये कहता है कि ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक, तो इंग्लिश में अगर पढ़ें तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। न तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक रूप से दूसरे रूप में इसको हम बदल सकते हैं। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बात समझ नहीं आई। आपकी बात जायज़ भी है कि मैंने पूरा समझाया नहीं, तो पूरा समझ में कहाँ से आएगा। उदाहरण से समझाता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा। कि जैसे मान लिया कि हमारे पास ये एक बिजली की मोटर है। क्या है? बिजली की मोटर, विद्युत मोटर कहते हैं इसको। बिजली की मोटर है, आपने इसको दी विद्युत ऊर्जा। क्या दी? विद्युत ऊर्जा। और इसने क्या कर दिया? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। अब देखिए, क्या जितनी ऊर्जा हमने इसको दी पूरी की पूरी यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई? कभी नहीं होता ऐसा कि जो है मोटर की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती। ये 100% विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदल सकती। तो बाकी ऊर्जा कहाँ गई? अब देखिए, आपको पता है कि जब मोटर चलती है तो कुछ ना कुछ आवाज़ भी होती है, कुछ शोर होता है, यानी इसका कुछ पार्ट जो है ध्वनि ऊर्जा में बदल गया। ठीक, ध्वनि ऊर्जा में बदल गया। आप थोड़ी देर चलने के बाद मोटर को हाथ लगा करके देखना, ये गर्म भी हो जाती है, तो कुछ पार्ट इसका ऊष्मा ऊर्जा में बदल गया। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर सभी प्रकार की ऊर्जाओं का अगर हम जोड़ करके देखें तो विद्युत ऊर्जा जितनी हमने दी है उसके बराबर ही होगा। ठीक, यानी आपने एक प्रकार की ऊर्जा दी, इसने अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं में इसको परिवर्तित कर दिया। ठीक, तो इन सभी ऊर्जाओं का योग जो है वो इसके बराबर होगा। तो कुल जितनी ऊर्जा आपने दी इतनी ही आगे इसने अलग अलग बना दी। तो सिर्फ क्या हुआ है? ऊर्जा का रूप बदला है। ऊर्जा का रूप बदला है। यहाँ पर न तो कोई ऊर्जा पैदा हुई है और न ही कोई नष्ट हुई है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर पूरे सिस्टम की ऊर्जा देखें ना, तो इस पूरे सिस्टम की, पूरे निकाय की जो ऊर्जा है वो क्या रहती है? संरक्षित रहती है, कंजर्व्ड रहती है, स्थिर रहती है। ओके, अब आइए देखते हैं आगे कि एक वस्तु के मुक्त पतन के समय ऊर्जा संरक्षण का नियम किस तरह से काम करता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको मुक्त पतन का अर्थ समझाता हूँ कि यदि कोई वस्तु कुछ ऊंचाई से सिर्फ गुरुत्वीय बल के प्रभाव में ऊपर से हम स्वतंत्रता पूर्वक गिरा देते हैं। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि इस वस्तु का क्या हो रहा है? मुक्त पतन हो रहा है। जैसे मान लिया एक पत्थर है, इसको कुछ ऊंचाई से हमने छोड़ दिया है। ठीक, इस पत्थर पर और किसी भी प्रकार का बल नहीं लग रहा है, तो ये मुक्त पतन है। ठीक, लेकिन अगर आपने कोई खिलौना लिया है, उसके अंदर जो है आपने सेल डाल रखे हैं। ठीक है, इसमें छोटे सेल डाल रखे हैं और इसका बटन दबा करके आपने छोड़ दिया और ये खिलौना हवा में उड़ रहा है, तो उसको हम मुक्त पतन नहीं कह सकते, क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ जो है अंदर जो सेल आपने डाल रखे हैं वो भी तो बल लगा रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन अगर आप एक पत्थर ऊपर से गिराते हो तो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक, तो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में
अगर हम किसी वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से गिराते हैं तो इसे हम कहते हैं उस वस्तु का मुक्त पतन हो रहा है। तो मुक्त पतन के समय ऊर्जा संरक्षण का नियम किस तरह से लागू होता है ये हमें समझना है। तो मुक्त पतन के समय मुख्य रूप से हम क्या देखते हैं, जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो यांत्रिक ऊर्जा ही है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु है और ज़मीन से h मीटर की ऊंचाई पर हमने इसको शुरू में रखा हुआ है। ठीक है, अभी तक इसको हमने हाथ में पकड़ रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है। इसमें क्या है, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी पीई कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वस्तु में किसी भी प्रकार की गति नहीं है, गति नहीं है तो इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, किस पोजीशन पर, सबसे टॉप पोजीशन पे। ठीक, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, जैसे ही आप इसको ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं हाथ से, तो ये नीचे आना शुरू कर देगी। नीचे आएगी तो देखिए ऊंचाई कम होगी, ऊंचाई कम होगी तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, घटती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा इसका वेग जो है बढ़ता जाएगा। ठीक, वेग बढ़ता जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो बढ़ती जाएगी। ठीक, तो शुरू में देखिए कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम थी और गतिज ऊर्जा 0। जैसे जैसे नीचे आ रही है स्थितिज ऊर्जा घटती जा रही है और क्योंकि गति बढ़ रही है इसलिए गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ती जा रही है। और नीचे आएगी तो स्थितिज ऊर्जा और कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी। और जैसे ही ये भूमि के साथ टच करेगी तो इसकी यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, 0। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है क्या है, mgh। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा थी। ठीक, तो mgh सबसे ज़्यादा। जैसे h कम होता गया, ऊंचाई कम होती गई, स्थितिज ऊर्जा घटती गई। और यहाँ पर h क्या हो गया, 0। तो स्थितिज ऊर्जा जो है h की जगह 0 रखें, सारा कुछ 0 हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा जो है ये क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ठीक, अब देखिए कि अगर हम यहाँ पर चाहे टॉप पोजीशन पे ले लें या बीच में किसी भी पोजीशन पे ले लें या फिर लास्ट जहाँ पर ये टकराती है उस पोजीशन पे ले लें, तो यहाँ पर जितना स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जोड़ है उतना ही जोड़ यहाँ पे मिलेगा, उतना ही जोड़ यहाँ पे मिलेगा। यानी टोटल स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जितनी पोजीशन 1 पे मिलेगी उतनी ही टोटल स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा पोजीशन 2 पे मिलेगी, उतनी ही पोजीशन 3 पे मिलेगी। ठीक, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि मुक्त पतन के समय स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा हमेशा ही क्या रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, ये नहीं बदलती है। ठीक, या फिर इसको फार्मूले के रूप में कहें कि mgh प्लस हाफ mv² जो है ये क्या रहेगी, नियत रहेगी। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे नीचे आती है h घटता है तो ये चीज़ घटती रहेगी, v बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी। तो देखिए जो मैंने आपको समझाया है इसको आसान भाषा में मैंने नोट्स में भी लिख दिया है। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिया कि अगर m द्रव्यमान की एक वस्तु जो है h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है तो शुरू में क्या होती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और गतिज ऊर्जा इसकी शून्य होती है। क्योंकि सबसे टॉप पॉइंट पे इसकी गति 0 है, गति 0 है तो इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी। और ऊंचाई अधिकतम है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक, और जैसे ही वस्तु ऊपर से गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा
घटती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। लेकिन किसी भी क्षण अगर आप इन दोनों का टोटल करके देखोगे ना, तो जो शुरू में दोनों का टोटल था यानी mgs था, उसी के बराबर ही रहेगी। ठीक। और अगर ये धरती के साथ आकर के टकराती है उस समय जो है इसकी ऊंचाई 0 हो जाएगी, यानी जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो 0 हो जाएगी, गतिज ऊर्जा इसकी अधिकतम हो जाएगी, लेकिन टोटल उसका अब भी वही रहेगा जो पहले था। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है, यानी mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। ठीक। तो यहाँ पर हम इसको समराइज कर देंगे कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी भी बिंदु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, स्थिर रहती है, न तो उसमें कमी होती है न ही उसमें वृद्धि होती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और आज के लेक्चर में इतना ही, और कल के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शक्ति। ठीक। शक्ति एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम 11th क्लास में भी स्टडी करते हैं। तो हम शक्ति की परिभाषा को पढ़ेंगे, इसकी मात्रक को पढ़ेंगे, और फिर शक्ति पर आधारित जो कुछ सूत्र हैं उनको हम ड्राइव करेंगे, और उन्हीं पर आधारित हमारे एनसीईआरटी बुक में जो संख्यात्मक प्रश्न और जो सिंबल प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा हमारा आगे वाला, तो किसी भी स्टूडेंट ने इसे मिस नहीं करना है। और अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हों तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें। इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।